माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश त्रिपाठी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट SN2 रिएक्शन। व्हाट इज SN2? S मीन्स सब्सटीट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफाइल, 2 मीन्स बाईमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब SN2 का मतलब क्या बेटा? सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल, बाईमोलिकुलर रिएक्शन होता है। ये 2 जो रिप्रेजेंट करता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो इसको हम जनरल स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिएगा, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के बारे में पहले समझिए। एक कार्बन है, इस कार्बन से R1, R2, R3 ये कोई ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं है एल्काइल ही हो, ये इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, हमने R2 को डैश लाइन पे प्लेस किया। डैश लाइन का मतलब ये R2 बिलो द प्लेन है, इस कार्बन के जस्ट बैक साइड में है ये R2। ये R3 जो है वो वेज लाइन पे है। R3 मतलब ये कार्बन के एबव द प्लेन है। क्लियर बेटा? और इस कार्बन से कोई ग्रुप X जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या है? अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास क्या है? NU माइनस, मतलब एक निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों का रिएक्शन कराने के लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से हमने यहाँ पे कोई सॉल्वेंट ले रखा है। क्लियर? अब आप देखेंगे, प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कार्बन और एक्स बॉन्ड टूटा होगा, कार्बन और एक्स बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई होगी, और यहाँ पे कार्बन और ये वाला न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। क्लियर बेटा? तो ये जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो ये एक्स माइनस के फॉर्म में रिलीज हो गया होगा। तो ये इसको क्या बोलोगे? लीविंग ग्रुप के फॉर्म में ये लीव करके चला गया होगा, लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे एक्स क्या है? ये लीव करके जा रहा है एक्स माइनस के फॉर्म में। अब और NU माइनस जो है इस कार्बन पे अटैक करके कार्बन NU बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हुआ और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हुआ। लेकिन आप ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज हुआ। जिस डायरेक्शन में CX बॉन्ड लगा हुआ था, जिस डायरेक्शन में ये ग्रुप लगा हुआ था, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में NU जाके जुड़ा हुआ है। देखिए, आप इस डायरेक्शन में X था तो ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे NU आके जुड़ गया है। और तो क्या हो गया? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया होगा। आप खुद देखो कि पूरा ग्रुप जो R2, R3 इस साइड में था, अब R2, R3 राइट साइड में चला गया, और X जो था, जो इस फ्रंट साइड में था, अब NU क्या हो गया? इसके बैक साइड में लग गया। तो ये कैसे हुआ? हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मैकेनिज्म क्या है? जो ये NU माइनस है, अब इसके बारे में देखिएगा, ये कार्बन और एक्स बॉन्ड है, तो ये क्या होगा? इस पर धीरे धीरे निगेटिव आएगा और इस पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। अब न्यूक्लियोफाइल जो आया बेटा वो अप्रोच करेगा। अप्रोच अगर ये फ्रंट से करता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इस एक्स के अलोंग करता है, अगर इस एक्स के अलोंग अप्रोच करता है इसको, तो आपको देखने को लगेगा कि ये NU माइनस निगेटिवली चार्ज है, इस पर भी पार्शियल निगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करें? एक दूसरे को रिपल करेंगे। मतलब यहाँ पे जब ये फ्रंट से अटैक कर रहा होगा, मतलब जिस साइड में ग्रुप लगा है अगर उस साइड से अटैक कर रहा होगा, तो इसको क्या मिलेगा? इस ग्रुप से इस न्यूक्लियोफाइल को क्या मिलेगा? रिपल्सन फेस करने को मिलेगा। तो अब ये यहाँ से तो अटैक नहीं करेगा, इसको बोलते हो फ्रंटल अटैक। ठीक, फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं करेगा। तो अब इसके पास क्या ऑप्शन है कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है जस्ट इसके बैक साइड से अटैक करे, जस्ट इसके 180 डिग्री पोजीशन पे अटैक करे, मतलब ये बैक साइड से अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे इस ग्रुप के जस्ट 180 डिग्री पे ही अटैक करेगा, मतलब जस्ट इस है ये इस ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड में ही ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस कार्बन से अटैक करेगा। तो देखिए क्या होगा, इसमें साइमल्टेनियसली होगा कि ये बॉन्ड कार्बन और एक्स का बॉन्ड टूट रहा होगा और ये कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जुड़ रहा होगा। तो देखिए क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जिसमें से मैं बता दूं आपको कि ये कार्बन है और ये जो 3 ग्रुप R1, R2, R3 ये एक प्लेन में आ जाएंगे। R1, ये आपका R2 और ये आपका R3, ये आपके एक प्लेन में हो जाएंगे, सेम प्लेन में हो जाएंगे। ठीक है बेटा? और यहाँ पे ये हेलोजन का बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? ये जो हेलोजन है ये एक ग्रुप मान के चलते हैं, एक्स कोई ग्रुप है, ये ग्रुप धीरे धीरे टूट रहा होगा, इसका क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा होगा। और पीछे से जब अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा होगा। तो ये साइमल्टेनियसली होता है, वर्ड सुनिएगा, ये क्या होता है? साइमल्टेनियसली होता है, मतलब जब इसकी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा होगा तो इसका फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा होगा। अच्छा, इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे भी पार्शियल निगेटिव।
ठीक है। तो अब ये जो जो ट्रांजिशन स्टेट बना, ये हायर एनर्जी स्टेट होता है। यहाँ पे ये सब्सटेंस हाईली अनस्टेबल पोजीशन पे होता है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट में उस पर्टिकुलर जो ट्रांजिशन स्टेट में जो पर्टिकुलर स्पीसीज बन रहा होगा उसकी एनर्जी बहुत ही हायर होती है और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि कंप्लीटली ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ये बॉन्ड टूट के निकल जाएगा और ये पूरी तरीके से इस कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा NU, यहां पे आपका C और ये R1 ऐसे ही था। अब ये दोनों बॉन्ड जो इधर थे वो फ्लिप करके किधर चले जाएंगे, इधर जस्ट अपोजिट आ जाएंगे। देखिएगा R2 और ये हमारा R3। तो कहीं ना कहीं आपको देख के लग रहा है कि जिस डायरेक्शन से ये ग्रुप लीव करके जा रहा होगा जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होगा। मतलब बैक साइड क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे क्या हो गया, टोटली इन्वर्जन हो गया। टोटली क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया। यहां से अगर देखा जाए तो यहां पे क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या क्या हुआ बेटा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग वेल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हो, वेल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हो, वेल्डेन इन्वर्जन बोलते हो। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला, फिर से मैं बता दूं, SN2 मैकेनिज्म जो होती है वो वन स्टेप की रिएक्शन हो गई, एक ही स्टेप में सारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। दूसरी चीज, SN2 रिएक्शन में हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है जिसको हम लोग वोल्डेन इन्वर्जन बोलते हो। इसमें SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जस्ट बैक साइड से अटैक करता है। अब एक दूसरा रीजन भी मैं बता रहा हूं, देखिए ये कार्बन और एक्स बॉन्ड में जो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में गया होगा, ये बॉन्ड बना होगा सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा ये BMO से बना होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, जो इसका एंटी बॉन्डिंग, इस बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जो खाली पड़ा होगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा। उसी खाली ऑर्बिटल में ये न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर को क्या कर रहा होता, डोनेट कर रहा होता, और ये धीरे धीरे बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा होगा। तो ये भी रीजन दे सकते हो बैक साइड अटैक करने का। क्लियर बेटा? तो आपको तीन चीजें समझ में आई अभी। SN2 रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। दूसरी चीज, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, बैक साइड से अटैक करता है। तीसरी चीज, इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको वेल्डेन इन्वर्जन बोलते हो। क्लियर? अब देखिएगा यहां पे होता क्या है। अब एक चीज सोचिए कि ये न्यूक्लियोफाइल जितनी तेजी से अटैक करेगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन उतनी ही तेजी से आगे की ओर प्रोसीड करेगा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ही तेजी से होगा। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल जब ये अटैक कर रहा होगा, तो अगर ये R1 R2 R3 अगर लेस बल्की ग्रुप हुए, मतलब इस ये क्या हो गए, लेस बल्की ग्रुप हो जाएंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल इजिली इस कार्बन को अप्रोच करेगा, इजिली बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कब करेगा, जब ये R1 R2 R3 लेस बल्कि हो, मतलब ये बहुत ही छोटे ग्रुप लगे हों, ताकि स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पे ना हो पाए। ताकि अगर यहाँ पे सोच लीजिए, अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप हो जाएंगे, बड़ा बड़ा ग्रुप लगा दोगे अगर आप, तो इस कार्बन को क्या करेगा, ये स्टेरिकली क्राउड कर देगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि SN2 रिएक्शन में जिस कार्बन से ये ग्रुप लगा होता है उस कार्बन से बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप लगे होने चाहिए, ताकि वो SN2 रिएक्शन को फेवर करे। क्लियर बेटा? तो अब देखिएगा, अगर हम इसकी काइनेटिक्स लिखें तो ये RDS स्टेप, जो ये स्टेप हो रहा है, तो इसमें कौन कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, आपका ये सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हो रहा है RDS स्टेप में। इसी को बोलते हो RDS स्टेप। RDS स्टेप मतलब स्लो स्टेप। तो अगर हम इसकी काइनेटिक्स लिखें तो हम लिख सकते हैं रेट जो होगा, रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, रेट इज इक्वल टू आपके कोई रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ किसके है बेटा, ये सबस्ट्रेट। अगर हम मान लें इसके सबस्ट्रेट, मतलब इसको हम जनरली RX से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, RX एंड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा रेट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, इस एल्काइल हैलाइड पे भी कह सकते हो, या इस सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे हमारा रेट डिपेंड कर रहा है। तो अब रेट में अगर इस सबस्ट्रेट की पावर भी 1 है, इस न्यूक्लियोफाइल की पावर भी 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो भी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2।
तो आपको समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आया, क्यों? क्योंकि रेट में जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड या कह सकते हो कि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी कितने मॉलिक्यूल, 1 एंड 2, 1 ये सबस्ट्रेट एंड सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी हमारी 2 हो जाएगी। क्लियर? तीसरी चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे क्या हो रहा है बेटा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। इसी को क्या बोलते हो आप बताओ, इसी को आप बोलते हो वोल्डेन इन्वर्जन, जो कि हमने बताया वोल्डेन इन्वर्जन, वोल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है कि रेट जो है वो आपके सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने इसका कंसंट्रेशन डबल किया, अगर इसका कंसंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हो जाएगी। अगर आपने इसका कंसंट्रेशन भी डबल किया और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन डबल किया तो भी रेट क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये आप नोट कर लो, फिर हम इस SN2 रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस भी करते हैं। क्लियर बेटा? नोट डाउन कर लीजिए इसको। करेंगे बेटा फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर हम लोग करेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। क्या करेंगे? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के नेचर के बारे में देखेंगे, ठीक, कि कैसे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं RX। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा कि SN2 मैकेनिज्म में मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है बैक साइड से अटैक करता है। तो देखिएगा, जैसे आपके पास है, ये आपके पास सिंपल सा कोई भी एल्काइल हैलाइड का ही केस ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोई X लगा दिया है, X मतलब कुछ भी हो सकता है, एल्काइल हैलाइड का केस ले लिया। तो आपको लग रहा है ये नॉर्मल मेथाइल वाला केस है, नॉर्मल मेथाइल वाला, इस कार्बन से ये X जुड़ा हो, इस कार्बन से 2-3 छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़े। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं। अगर आप ये देखो तो आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल मेथाइल वाला केस था और यहाँ पे जो ये ग्रुप लगा हुआ जिस कार्बन से एक कार्बन से जुड़ा तो ये 1 डिग्री वाला हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो ये कितने डिग्री का हो गया बेटा, 2 डिग्री का हो गया, क्योंकि जिस कार्बन से ये ग्रुप लगा हुआ ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 और 2, तो ये 2 डिग्री हो गया। तीसरा देखिएगा, ये कितने डिग्री, ये कार्बन इस ग्रुप ये कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से, 1, 2 और 3, तो ये कितने डिग्री, 3 डिग्री। अब आप बताओ, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, इन्हीं सब कार्बन पे, क्योंकि इसी कार्बन से तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। और न्यूक्लियोफाइल आपको पता है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो जस्ट इस ग्रुप के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। तो अब न्यूक्लियोफाइल ईजिली कहाँ अटैक कर पाएगा, आप खुद सोचो। इसमें छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इस कार्बन को अप्रोच ईजिली कर सकता है। यहाँ पे 2 छोटे हाइड्रोजन है, एक बड़ा बल्कि ग्रुप क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। यहाँ पे 2-2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, यहाँ पे 3-3 मिथाइल ग्रुप। मतलब यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि 3-3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो 3rd डिग्री में पॉसिबल नहीं है। पहली चीज आप यहीं से सीख गए कि SN2 मैकेनिज्म 3rd डिग्री के अल्काइल हैलाइड में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे फास्ट अगर देखा जाए, सबसे फास्टर कौन होगा, अगर हम इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, इसको 4 दे दें, तो आपको लगेगा फास्टर SN2 रिएक्शन अगर कौन देगा, तो आपको लगेगा 1 सबसे ज्यादा फास्टर देगा, 2 देगा, 3 देगा एंड 4 देगा। रीजन क्या होगा, फर्स्ट में स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ही कम है, तो आप ये देखो कि फर्स्ट और सेकंड में बहुत ही फास्टर SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है, 1 और 2 में फास्टर SN2, मतलब ये नॉर्मल मिथाइल वाला केस है, ये 1 डिग्री वाला केस है, इसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होगी, इसमें थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इसमें भी है कि SN2 हो जाएगी, लेकिन 3rd डिग्री में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम डिग्री वाइज अगर करें, अगर डिग्री वाइज डिफाइन करना चाहें, तो हम मिथाइल के केस में हमारा SN2 रिएक्शन बहुत फास्टर होगा, फिर 1 डिग्री में होगा, फिर 2 डिग्री में होगा और 3 डिग्री में होगा ही नहीं। क्लियर बेटा? तो यहां से समझ में आ गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे कैसे डिपेंड कर रहा है। चलिए 1-2 प्रॉब्लम करिए, देखिए। जैसे आपको मैंने दे दिया, यहां पे हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे रहा हूं, इन दोनों में फास्टर कौन सा होगा,
अगर मैं बोलूँ फास्टर SN2 रिएक्शन कौन देगा, तो आप खुद सोचो कि इस कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस पे देखो कि ये बड़ा सा एथाइल जुड़ा हुआ और दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी वो फास्टर रिएक्शन देगा, तो कहीं ना कहीं ये फास्टर देगा इन कंपैरिजन टू इसके। क्लियर बेटा? अच्छा, तीसरी नेक्स्ट प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये दे दिया Cl, Cl, Cl। अब इसको मैंने A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया। तो आप बताओ कि फास्टर SN2 रिएक्शन कौन देगा? तो अच्छा, खुद देखो आप कि जिस कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ, ये कार्बन है, इस कार्बन से ये बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ और इस पे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये क्लोरीन देखो, इससे यहाँ पे दो, ये तो 1 डिग्री हो गया, ऐसे पहचानो, ये 1 डिग्री वाला हो गया। ये देखो, ये कितने डिग्री, ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री हो गया। ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से, 1 2 3, तो 3 डिग्री। तो आपको पता कि 1 डिग्री वाले में स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम होती है, तो फास्टर रिएक्शन दे देगा। तो कहीं ना कहीं ए की रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होगी इन कंपैरिजन टू बी, इन कंपैरिजन टू सी। जैसे मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा फास्टर कौन होगा, ए होगा, फिर कौन होगा, बी होगा, फिर सी होगा। तो किस बिहाफ पे आपने डिफ्रेंशिएट किया कि ए में ज़्यादा फास्टर होगा? ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। जिस कार्बन से ग्रुप लगा होता है उस कार्बन की स्टेरिक क्राउडिंग चेक करनी होती है। तो जनरल मैंने आपको बताया कि नॉर्मल मिथाइल के केस में और 1 डिग्री के केस में बहुत ही फास्टर SN2 रिएक्शन होती है, इवन 2 डिग्री में भी हो जाएगी, लेकिन 3 डिग्री में पॉसिबल ही नहीं है SN2 रिएक्शन। क्लियर बेटा? एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास कुछ इस टाइप से है, ये बेंजीन रिंग, यहाँ से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप है जो लीव करके जा सकता है, ठीक, या आपके पास ये ग्रुप है, ये यहाँ से भी ये एक्स लीव करके जा सकता। तो आप देखो कि इन दोनों केसेस में, यहाँ एक केस और ले लेता हूँ, देखिएगा, यहाँ पे हमने कोई एक्स लगा दिया, ठीक है। ये 3 केसेस हो आपके पास हो गए समझने के लिए कि देखिए कि यहाँ पे अगर ये ग्रुप है तो ये ग्रुप जो है, अगर बाई चांस इस तीनों केस में अगर मैं हेलोजन ही ट्रीट करूँ कि ये हेलोजन ही है, तो आप ये देखो कि हेलोजन के पास लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने की वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर में चेंज होगा। तो डबल बॉन्ड, जब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर में चेंज होगा तो ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस बॉन्ड को ईजिली तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि एराइल हैलाइड के केस में, ये अगर इसको हम एराइल, इसको एक्स को हेलोजन मान लें, तो हम कह सकते हैं एराइल हैलाइड के केस में, एराइल हैलाइड के केस में SN2 रिएक्शन नहीं होती है, SN2 रिएक्शन नहीं होती है। अब ये देखिए, यहाँ पे भी हेलोजन लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पे भी रेजोनेंस कर रहा है। आपको पता है ये वाला ग्रुप जो होता है वो विनाइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप। तो इसको क्या बोलोगे, अगर इसको हेलोजन ट्रीट करें तो इसको बोलोगे विनाइल हैलाइड। क्या बोलोगे? विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड में भी ये लोन पेयर रेजोनेंस करके ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस वाले पोजीशन पे देखिए, ये ब्रिज हेड पोजीशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन है। तो ब्रिज हेड कार्बन पे अगर कोई लीविंग ग्रुप लगा होगा तो वहां पे भी SN2 रिएक्शन नहीं होती है। तो आपको समझ में आ गया कि एराइल हैलाइड के केस में, विनाइल हैलाइड के केस में और ब्रिज हेड पोजीशन पे अगर कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पे भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में आपको समझ में आ गया। अब दूसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब देखिए क्या है, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो अच्छा SN2 रिएक्शन देगा। तो गुड लिविंग ग्रुप जो होगा वो सपोर्ट करेगा किसको? गुड लिविंग ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा? सपोर्ट SN2 रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपके सामने मैं कहूं कि आपके सामने CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I।
तो अब आपको पता है कि भाई सब नॉर्मल मिथाइल 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 सब में मिथाइल ही है, सब में स्टेरिक क्राउडिंग सेम है। बट अब क्या किस पे डिपेंड करेगा SN2 रिएक्शन? नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप तो आपको पता है सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा होता है? मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक के बारे में बताया था, सारी चीज़ें डिस्कस की थी, सबस्ट्रेट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में, लिविंग ग्रुप के बारे में। तो अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, कैसे है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप क्या होता है, I माइनस होता है। I माइनस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप इन कंपैरिजन टू Br माइनस, इन कंपैरिजन टू Cl माइनस, इन कंपैरिजन टू F माइनस। तो सबसे फास्टर एसन अगर मैं इसको दे देता हूँ A, इसको दे देता हूँ B, इसको दे देता हूँ C, इसको दे देता हूँ D, तो आप बताओ फास्टर SN2 रिएक्शन कौन देगा? यस, करेक्ट, डी वाला सबसे ज़्यादा फास्टर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप I माइनस है, जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप माना था। डी, फिर किसका हो जाएगा C, फिर किसका हो जाएगा B, फिर किसका हो जाएगा A। क्लियर बेटा? तो जब आपका ये कार्बन वाला पार्ट अगर सेम बल्कि ग्रुप लगा है या अगर सेम है, देखो सब में मिथाइल 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 के केस में, तो आप किससे चेक कर लोगे? सिंपल सा लिविंग ग्रुप से। देखिए दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। जैसे आपके पास मैंने दिया Cl, CH3 CH2 Br, CH3 CH2I हमने दे दिया। अब आपको लग रहा है ये एथाइल केस है, ये भी एथाइल का केस है, ये भी एथाइल के केस पे, तो अब किस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन? इस लिविंग ग्रुप पे। जिसकी लिविंग टेंडेंसी ज्यादा उसका रेट ऑफ SN2 रिएक्शन भी ज्यादा। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमने इसको A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, तो सबसे ज्यादा फास्टर SN2 रिएक्शन किसमें होगी? C वाला होगा। फिर कौन सा होगा? B होगा। फिर कौन सा होगा? A होगा। क्लियर? तो जब अगर आपका ये एल्काइल पार्ट या क्राउडिंग अगर सब में सेम है, तो आप क्या चेक करोगे? लिविंग ग्रुप की लिविंग की टेंडेंसी। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना अच्छा SN2 रिएक्शन देगा। ठीक है बेटा? तो हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर की, कि जो SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करता है। क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 को फेवर करेगा। ये दिमाग में रख लीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है SN2 रिएक्शन वन स्टेप की रिएक्शन होती है। लिविंग ग्रुप एक बार धीरे धीरे लीव करके जा रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे पीछे से क्या कर रहा होता है? अटैक कर रहा होता। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तभी लिविंग ग्रुप लीव करके जाएगा। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ताकि वो फास्टली अटैक करे उस कार्बन पे जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ, और लिविंग ग्रुप को लीव करके जाना पड़े। क्लियर बेटा? इस वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 रिएक्शन। क्लियर? और हमें और आपको बताया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। जैसे भाई हमने बोला H2O और OH माइनस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो भाई जो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है उसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा इन कंपैरिजन टू H2O के। क्लियर बेटा? जैसे दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3OH और CH3O माइनस। इसमें मैं बोलूं कि किसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको पता चलेगा कि ये न्यूट्रल है और ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल के। न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड भी मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो प्लीज़ आप उसको वहाँ पे जाके देख लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर बेटा? तो हमें पता चल गया कि SN2 रिएक्शन में हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है। चौथा, सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कहते हैं कि जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो फेवर करता है, फेवर SN2 मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है बेटा वो किसी भी सब्सटेंस को आयोनाइज करने में हेल्प करता है और उसको सॉल्वेट करने में हेल्प करता है। क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन और एनायन दोनों को स्टेबलाइज करता है, बट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट केवल और केवल किसको करता है? कैटायन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और एनायन को टच भी नहीं करता, क्योंकि इसका पॉजिटिव एंड जो होता है वो बल्कि ग्रुप से कवर्ड रहता है। क्लियर? तो हमेशा आप ये ध्यान रखोगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन काफ़ी फेवर करता है। ठीक है? तो अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के आपके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि भाई एसीटोन होता है, और क्या होता है? DMSO डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड होता है,
डीएम में होता है, ये सब मैंने लिस्ट लिखवाई है आपको प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं वीडियो पूरी तरीके से। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को। ऐसे ही समझे हम, जैसे अगर आपके पास कोई RX है, अगर इसकी रिएक्शन हमने KCN के साथ कराई, KCN मतलब K प्लस CN माइनस, और यहाँ पे हमने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, इसका रेट हमने कहा R1 है। अगर इसी रिएक्शन को सेम हमने KCN के साथ कराया, KCN के साथ, तो K प्लस CN माइनस, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल CN माइनस है, और इसमें हमने ले लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसका रेट R2 है। तो एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि R1 का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू R2 के। क्लियर बेटा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट होता है वो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है SN2 मैकेनिज्म को। क्लियर बेटा, तो ये चीज़ हमने बता दिया कि जो SN2 मैकेनिज्म है वो वन स्टेप रिएक्शन होती है, उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको बोलते हो आप वोल्डेन इन्वर्जन। तीसरी चीज मैंने बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन आपके सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज, सबस्ट्रेट आपका नॉर्मल मिथाइल हो या 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो तो वहां पे SN2 रिएक्शन अच्छा फेवर होता है। दूसरी चीज, लीविंग ग्रुप अगर बेटर लीविंग ग्रुप हुआ तो भी SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। तीसरी चीज मैंने बोला कि न्यूक्लियोफाइल जो हमारा होना चाहिए वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए तो फेवर करेगा। चौथी चीज हमने बोल दिया पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी फेवर करेगा SN2 मैकेनिज्म को। चलिए एक पहले हम एक वो करते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं, और हम बता रहे हैं आपको कि प्रॉब्लम की मैं एक सेपरेट वीडियो CL, ये हमने CL लगा दिया, ये डैश पोजीशन में मतलब बिलो द प्लेन है। अगर इसकी रिएक्शन हमने बेटा NaI के साथ कराया और हमने यहाँ पे ले लिया ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन, तो आपको पता है ड्राई एसीटोन इज ए नॉन पोलर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे Na प्लस I माइनस मतलब ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी, I माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहाँ I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और आपने पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी ले रखा है, तो कहीं ना कहीं SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। अब यहाँ पे देखो आप कि जब ये I माइनस इस पे अटैक करेगा साइमल्टेनियसली, I माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा और ये Cl माइनस लीव करके चला जाएगा। क्लियर बेटा, ये Cl माइनस लीव करके चला जाएगा, तो बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके जस्ट अपोजिट। तो अगर ये बिलो द प्लेन है तो I माइनस एबव द प्लेन अटैक करेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब ये I जहाँ Cl माइनस पहले बिलो द प्लेन था, अब जो I होगा वो क्या होगा, एबव द प्लेन होगा, मतलब ये डैश पोजिशन पे होगा। समझ में आ गया बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आपको मैंने यहाँ पे SN2 रिएक्शन के बारे में बता दिया। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगी, वो किस पे बेस्ड होगी, SN2 रिएक्शन पे। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लीजिए इस चीज़ों की। फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं SN2 रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।